हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम शिव सेमवाल एंड आज हम लोग लेने वाले हैं केमिकल थर्मोडायनामिक्स का थर्ड लेक्चर। बच्चे लोग, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इस लेक्चर से पहले हम क्या पढ़ चुके हैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहूंगा। फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिक पैरामीटर्स, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ओपन सिस्टम, सिस्टम के टाइप्स, सराउंडिंग, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन हमने पढ़े थे एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पढ़े थे हमने, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल पढ़ा था। फिर सेकंड लेक्चर में हमने पढ़ा था हीट के बारे में, ऑल टाइप ऑफ हीट्स, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, पॉइजन्स रेशियो, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और आज हम लेके आए हैं आपके लिए थर्ड लेक्चर जिसमें हम पढ़ने वाले हैं ऑल टाइप ऑफ वर्क डन। आप वर्क डन को कैसे डिटरमाइन करोगे? तो पहला थर्मोडायनेमिक पैरामीटर था हमारा हीट, जो हमने पढ़ा दिया। सेकंड थर्मोडायनेमिक पैरामीटर है वर्क डन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटरनल एनर्जी, और उसके बाद हम पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें आपको बताना चाहूंगा। मैं शिव सेमवाल, आपको पता ही है, एंड ये है अनअकैडमी लर्निंग ऐप। आप यहां से इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, यहां से आपने इसको इंस्टॉल कर लिया एंड देन आप जाएंगे प्लस में, और प्लस के बाद आप डायरेक्टली यहां से जाएंगे नीट यूजी पे, और नीट यूजी के बाद आपको यहां से मिल जाता है सब्सक्रिप्शन। एक बात जो आपको याद रखनी है बच्चे लोग, ये मेरा कोड है, इस कोड को आपको याद रखना है। क्या बेनिफिट्स हैं इस कोड के, वो बताना चाहूंगा आपको। ये कोर्सेज हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। बच्चे लोग, 12 मंथ का जो कोर्स है ये है क्लास 12th के लिए एंड ड्रॉपर्स के लिए, और 24 मंथ का कोर्स है वो है 9th, 10th एंड 11th क्लास के लिए। अगर बच्चे लोग आप मेरे इस कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट। फॉर 1 ईयर यू हैव टू पे 34,200 रुपीज एंड फॉर 2 ईयर आपको पे करना पड़ेगा 58,500 रुपीज आफ्टर डिस्काउंट। बच्चे लोग, अनअकैडमी नंबर 1 टीचिंग का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहां पे वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज यहाँ पढ़ाते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने कोर्सेज ज्वाइन नहीं किए हैं तो बहुत जल्दी ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं एक वर्क डन, कि आपने वर्क डन कैसे कैसे अभी तक पढ़ा है। तो आइए, हमारा जो लेक्चर 1 था वहां हमने पैरामीटर पढ़े, एंड सेकंड हम बात करते हैं वर्क डन इन, और सेकंड हमने हीट भी पढ़ ली है। आज हम बात करते हैं वर्क डन इन डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। अब बच्चे लोग, इसको पढ़ने से पहले हम एक छोटी सी बात अपनी याद कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। और मैंने आपको क्या बोला था कि डेल्टा वी अगर होगा पॉजिटिव, और एक बार डेल्टा वी ले लो आप नेगेटिव, तो डेल्टा वी पॉजिटिव का मतलब क्या होता है आपका एक्सपेंशन, मतलब वर्क डन बाय द सिस्टम। और वर्क डन अगर डेल्टा वी नेगेटिव है तो उसका मतलब क्या था आपका कंप्रेशन। तो यहां से आप देख सकते हो वर्क डन कैसा आएगा, नेगेटिव, और यहां से वर्क डन कैसा आएगा, पॉजिटिव। यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा, एंड वर्क डन बाय द सिस्टम नेगेटिव, या बाय द सिस्टम को बोल सकते हो ऑन द सराउंडिंग। मैं सिस्टम हूं, सराउंडिंग पे वर्क कर रहा हूं, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये टर्म्स आपको याद करनी है। तो अब डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, अब बात करते हैं हम इसकी। तो आइए पहले उसमें पहला प्रोसेस उठाते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस। बच्चे लोग, पहला आपने प्रोसेस कौन सा उठाया, आइसोकोरिक प्रोसेस। भाई आइसोकोरिक प्रोसेस में आपको क्या बताया था, डेल वी इज इक्वल टू 0, कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या मतलब है इसका, कांस्टेंट वॉल्यूम थ्रू आउट द प्रोसेस। जब कांस्टेंट वॉल्यूम रहेगा तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। तो वर्क डन यहां से क्या आ जाएगा, 0। मींस वर्क डन फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस आपका हमेशा क्या रहेगा, 0। कैसा रहेगा आपका, हमेशा 0। आइए अब आते हैं सेकंड प्रोसेस पे। सेकंड प्रोसेस ले लेते हैं हम लोग, आइसोबारिक।
अगर आप लोगों ने ये चीज नहीं पढ़ी है तो आप देख सकते हैं थर्मोडायनेमिक्स का मेरा लेक्चर 1, जिसमें मैंने थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सारे पढ़ाए थे। आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबैटिक, आइसोथर्मल, साइक्लिक प्रोसेस। अब हम आते हैं आइसोबारिक प्रोसेस पे। जरा ध्यान से देखिएगा इसको भी, क्योंकि यहां पर एक बात हमेशा डाउट रहती है। कांस्टेंट प्रेशर, मैंने क्या बोला था, डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, मतलब क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर। क्या रहेगा, कांस्टेंट प्रेशर। अब जब कांस्टेंट प्रेशर रहता है तो वर्क डन आप माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी यूज करते हैं। ये रिएक्शन वहां पे खरी उतरेगी। वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। एक बात और भी है, जब आपने ये फॉर्मूला यूज कर दिया भाई, यहाँ पे तो कांस्टेंट प्रेशर, अब जब आप ये फॉर्मूला लगाते हो माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, तो यहाँ पे क्या है, ये तो एक्सपेंशन का फॉर्मूला है बेसिकली। अब इसने एक बात बोली कि एक फॉर्मूला वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। जब छोटा चेंज आप देख रहे हैं V1 से V2 तक, हर जगह, मैं कहता हूं हर जगह, कोई भी जगह ऐसी नहीं छूटी कि आप इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते हो। तो आपका ये फॉर्मूला तो हर जगह वैलिड रहेगा। माइनस के पी एक्सटर्नल डीवी, छोटे से वॉल्यूम पे आप इसको चेंज को देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम सबसे मेन प्रोसेस पे, जिसको हम बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। किसको बोलते हैं हम लोग, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइए, ये हमारे लिए मेन है और ये आपको हर जगह ये फॉर्मूला आएगा। कैसा आएगा, हर जगह ये फॉर्मूला आएगा। तो आप क्या पढ़ रहे हैं, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ रहे हैं आप, आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब आप इसको दो कैटेगरी में पढ़ोगे। किसमें पढ़ोगे आप इसे, दो कैटेगरी में पढ़ोगे बच्चे लोग। पहली कैटेगरी क्या है आपकी, पहली कैटेगरी है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। क्या पढ़ोगे आप, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। और दूसरी कैटेगरी क्या पढ़नी है आपको, इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। आपको दोनों के लिए वर्क डन को निकालना है। तो आइए पहली कैटेगरी को हम लिख लेते हैं यहां पे, जिसके लिए हम वर्क डन निकालेंगे। रिवर्सिबल आइए चलते हैं, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। आपको किसका लेना है, ऑफ एन आइडियल गैस। आपको इसके लिए पढ़ना है। तो आइए पहले हम एक काम करते हैं, इसको पढ़ाने से पहले इस फॉर्मूले की जड़ में जाते हैं कि ये फॉर्मूला एग्जैक्टली कहता क्या है। रिवर्सिबल का प्रोसेस का मतलब मैंने आपको बताया था, जो इनफाइनाइट छोटे छोटे स्टेप्स में हो। तो इसे करने के लिए हम फिर वही एक लेते हैं, एक हमने वेसल सिलेंडर लिया, ठीक है, और इस सिलेंडर के हम अंदर भर देते हैं, ये पिस्टन लगा दिया हमने, और यहां हमने फिल क्या कर दी, गैस फिल कर दी। हम क्या फिल कर दी, हमने यहाँ पे गैस फिल कर दी। ठीक है, गैस फिल करने के बाद ये पिस्टन हमने यहां पे लगाया है। अब एक बात बताइएगा, यहां पे दो प्रेशर अप्लाई होंगे, यहां पे दो प्रेशर अप्लाई होंगे। एक तो बच्चे लोग बाहर से जो लग रहा है एक्सटर्नल, और एक बच्चा लोग जो अंदर से लग रहा है प्रेशर ऑफ। यहां पे एक रिक्वायरमेंट है, एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जिसको आपको हमेशा याद रखना है। ये जो वॉल है, इसकी जो वॉल है, क्या है इसकी वॉल, हम इसकी वॉल जो है ये आपको रखनी है, कंडक्टिव वॉल रखनी है, इसे कह सकती है कंडक्टिंग, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल आपको रखनी है। इसकी क्या रखनी है, परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल आपको इसकी रखनी है। ये वॉल कैसी होनी चाहिए इसकी, परफेक्टली कंडक्टिंग, परफेक्टली कंडक्टिंग।
ठीक है। होता क्या है इस प्रोसेस के अंदर, दो ही प्रोसेस है। आप यहाँ पे रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो, तो हम तो यहाँ पे एक बात जानते हैं कि जब आप यहाँ पे प्रेशर लगाओगे, वर्क डन, भाई आपने यहाँ लगाया वर्क डन इज इक्वल टू माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डीवी। क्या लगाया आपने? डीवी। और यहाँ पे लिमिट क्या दे दिया आपने? V1 से V2। मैंने क्या कहा था, ये फॉर्मूला आप हर जगह लगा सकते हो। तो आइए समझिए ये जो प्रोसेस आइसोथर्मल कैसे पॉसिबल है कि आप एक्सपेंशन भी कर रहे हो और आइसोथर्मल भी, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर पे एक्सपेंशन कैसे करते हो। तो आइए समझिए। बच्चे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब एक्सपेंशन करती है गैस, क्या करती है? एक्सपेंशन करती है तो कूलिंग होती है। जब एक्सपेंशन करती है गैस तो कूलिंग होती है। अब आप बोलोगे सर कैसे कूलिंग होती है? भाई कूलिंग यहाँ तो अगर आप एक्सपेंशन भी कर रहे हो और आइसोथर्मल भी बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है? अभी तो आपने बोला कि एक्सपेंशन हो गया तो एक्सपेंशन से कूलिंग हो गई, पर आइसोथर्मल कैसे रहा? तो आइए समझिए। हमने यहाँ पे गैस को फिल किया, गैस ने एक्सपेंशन किया। क्या किया गैस ने बच्चा लोग? एक्सपेंशन किया। अब जब गैस एक्सपेंड करेगी, मतलब यहां पे मैं आपको बता देता हूं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है। बच्चा लोग पहले गैस ने किया एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन के बाद क्या हुआ? कूलिंग। और कूलिंग को हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर क्या कर गया? उसका कम हो गया। अब जैसे ही टेम्परेचर कम होगा, यहां से वो एटमॉस्फेयर से हीट लेना स्टार्ट कर देगा। क्या बताया था मैंने आपको? व्हेन देयर इज अ डिफरेंस इन द टेम्परेचर, हीट फ्लो करेगी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। यहां टेम्परेचर गिरा, बाहर से टेम्परेचर लिया, टेम्परेचर बढ़ गया, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। समझ में आया बच्चा कि नहीं आया सबको बच्चों? तो यहां पे हमने देखा कि जैसे ही ये परफेक्टली कंडक्टिंग वॉल का मतलब क्या था, तभी तो हीट ले पाया ये अंदर की तरफ। ठीक है, अब आते हैं, ये एक्सपेंशन करेगा। तो आपको मैंने रिवर्सिबल प्रोसेस में बताया था कि मैंने यहां पर छोटे छोटे, कैसे? बहुत छोटे छोटे, इनफाइनाइट, मतलब ये समझो मैंने 6 छोटे छोटे रख दिए हैं। मतलब अगर मैं कहूं ना 1 ग्राम के भी छोटे छोटे पार्टिकल मैंने यहां पे रख दिए हैं। अगर मैं एक को हटाऊंगा, मैंने मान लीजिए यहां से एक पार्टिकल हटा दिया, एक्सपेंशन हुआ, वापस रख दिया, बहुत छोटे 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 स्टेप में। तो यहां पे 3 प्रोसेस हैं। भाई एक बात बताइए, एक्सपेंशन के लिए बच्चा लोग, एक्सपेंशन के लिए आपका जो पी इंटरनल है गैस का, वो ज्यादा होगा पी एक्सटर्नल से, होगा कि नहीं होगा? ठीक है। अब मैं बोलता हूं कंप्रेशन के लिए, अगर कंप्रेशन आप कर रहे हो तो पी गैस आपका कम होगा, पी एक्सटर्नल ज्यादा हो। अब भाई जब ऊपर से प्रेशर ज्यादा है तभी तो कंप्रेस कर रहा है, और जब नीचे से गैस का प्रेशर ज्यादा है तो क्या कर रहा है? एक्सपेंशन कर रहा है। अब दोनों ही कंडीशन में अगर आपका पी गैस ज्यादा है पी एक्सटर्नल से, तो बच्चे लोग बहुत कम फैक्टर से, डीपी फैक्टर से आएगा। कितने फैक्टर से आएगा? डीपी फैक्टर से, बहुत छोटे, क्योंकि रिवर्सिबल है ना। अब पी कंप्रेशन में भी अगर पी एक्सटर्नल ज्यादा आएगा तो कैसे आएगा? पी गैस प्लस डीपी, बहुत छोटे फैक्टर से, बहुत छोटे फैक्टर से। तो आइए अब डेरिवेशन पे ध्यान देते हैं, हमारा डेरिवेशन क्या कहता है। ये बात सबको क्लियर हो गई होगी अच्छे से। आइए बहुत ध्यान से इस डेरिवेशन को देखेंगे। वर्क डन आया माइनस के पी एक्सटर्नल डीवी, और यहां हमने दे दी लिमिट V1 से V2। आप देख सकते हैं आपने केस किसका लिया है? एक्सपेंशन का। बच्चा लोग आपने केस किसका लिया है? एक्सपेंशन का। एक्सपेंशन के लिए मैंने यहाँ पे क्या रिलेशन लिखा है देख सकते हैं आप लोग कि पी गैस ज्यादा है एक्सटर्नल, कितने फैक्टर ज्यादा है? डीपी फैक्टर से ज्यादा है, कि पी गैस पी एक्सटर्नल प्लस डीपी। तो बच्चों लोग यहां से काम करो ना, कि यहां से आप वैल्यू निकाल दो किसकी? पी एक्सटर्नल की। किसकी वैल्यू निकाल दो बच्चों लोग? पी एक्सटर्नल की। तो यहां से बच्चों लोग पी एक्सटर्नल आ जाएगा आपका पी गैस माइनस डीपी। पी गैस माइनस डीपी, उसकी वैल्यू यहां रख दो, V1 एंड बच्चों लोग V2 बच्चों। और पी एक्सटर्नल क्या हो गया? यहां से पी गैस माइनस डीपी, और यहां पे हम क्या कर देते हैं? आप जब इसको खोलोगे तो आप देख लीजिए यहां पे खोलते वक्त क्या होगा। ये माइनस, लिमिट लगाइए V1 से V2, और ये पी गैस
into dv and minus dp। बच्चे लोग मैं एक काम करता हूं, मैं क्यों ना इसको नेग्लेक्ट कर दूं, बहुत छोटा है ये बच्चे लोग, कैसा है ये, बहुत छोटा होगा, dp dv बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू उसके। तो यहां से आपका रिलेशन आएगा माइनस v1 और यहाँ v2, p गैस इंटू dv। अब आप जानते हो PV इज इक्वल टू nRT, तो P गैस यहां से क्या आएगा, nRT बाय V। अब सबको थोड़ा थोड़ा आंसर दिख रहा होगा यहां से, तो जब आप यहां से लिखोगे माइनस V1 V2, तो यह आ गया nRT बाय V इंटू dV, nRT बाय V इंटू dV। आइए आगे बढ़ते हैं। वर्क डन माइनस यहां लगा दिया, nRT इंटू dV बाय V, और ये V1 से V2। तो आप देख सकते हैं W माइनस nRT यहाँ लिख लेते हैं, लिमिट दे दिया हमने V1 V2 एंड dV बाय V। जानते हो यहाँ से आंसर क्या आएगा, हम डायरेक्ट लिखते हैं इसको, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाय, और ये तो हमने log E के बेस पे लिखा है, अब इसे log 10 के बेस पे भी लिख देते हैं, माइनस 2.303 nRT log V2 बाय। बच्चे लोग एकदम टिप्स पे, हिंदी में बोले तो एकदम, संस्कृत में बोले तो कंठस्थ, एकदम सबको याद रहना चाहिए ये 2.303 nRT log V2 बाय V1। आप जानते हैं कि भाई आइडियल गैस की बात कर रहे हो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, और हमेशा आइडियल गैस के लिए ही ये फॉर्मूला वैलिड है। रिवर्सिबल प्रोसीजर बोला था ना, हाइपोथेटिकल है, मेरे लेक्चर 1 में आप देख सकते हैं उस चीज को। तो यहां से आप बोलेंगे P1 बाय P2 इज इक्वल टू V2 बाय V, यानी कि, और आप इस फॉर्मूले को लिख सकते हो, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 बाय P2। ये दो फॉर्मूले आप लर्न कर सकते हो, मतलब V2 बाय V1 मतलब फाइनल अपॉन इनिशियल। एंड अगर वो आपसे कहे कि P1 बाय P2 तो कौन सा वर्क डन था, ये वर्क डन था, हम यहां पे लिख देते हैं R, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस, रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस। बच्चे लोग मैं समझता हूं कि आप लोगों को सबको ये बात समझ में आई होगी कि रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस का, अगर मैं यहाँ पे जैसे मैंने फर्स्ट कंडीशन आपको लिखवाई है, बच्चे लोग ये है फर्स्ट कंडीशन और ये है सेकंड कंडीशन। आप बोलोगे सर आपने तो लिखवाया नहीं कि पी गैस इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। बच्चे लोग अगर मैं वो लिखवा देता तो नीदर एक्सपेंशन नॉर कंप्रेशन, नीदर एक्सपेंशन नॉर कंप्रेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने यहां से रिवर्सिबल, अब वर्क डन हमने निकाल लिया, किसके लिए निकाला हमने वर्क डन, रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकंड, नंबर 2, अब आता है हमारा इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन। यहां पे एक बात और है कि आप पहला जो आइसोथर्मल एक्सपेंशन कर रहे हो इन वैक्यूम, कहां कर रहे हो आप, इन वैक्यूम, और हम इसको बोल सकते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्या बोल सकते हैं, फ्री एक्सपेंशन, मतलब अब आप गैस में एक्सपेंशन कर रहे हो जहां पे एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, गैस एक्सपेंशन कर रही है जहां पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं है, और जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं होगा, जब आपका एक्सटर्नल प्रेशर ही नहीं होगा, तो बच्चा लोग वर्क डन कैसे हो जाएगा, मतलब वर्क डन इन वैक्यूम, वर्क डन इन फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज जीरो। तो आप इसे क्या बोलोगे, क्या नाम दिया आपने, ये है इरिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन इन वैक्यूम, इन वैक्यूम और इन फ्री
आप इसे बोल सकते हैं फ्री एक्सपेंशन भी। क्या बोल सकते हैं आप इसे? फ्री एक्सपेंशन भी। तो बच्चों लोग मुझे लगता है सबको समझ में आया होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड कंडीशन पे। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं। कभी कभी अगर मैं आपकी बात करूं इरिवर्सिबल का मतलब क्या है, अदरवाइज कभी भी आपका एक फॉर्मूला आप इरिवर्सिबल के लिए अगर नॉर्मल वहां पे माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी इरिवर्सिबल के लिए। अब ध्यान रखना ये कंडीशन, यही फॉर्मूला आपका हर जगह, मैं कह रहा हूं कोई जगह ऐसी नहीं बचेगी कि इरिवर्सिबल में आप इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्यों? इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं हम बच्चे लोग इसको? इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमीडिएटरी एक्सपेंशन भी बोलते हैं हम इसको। ठीक है, ये कंडीशन तब होती है जब बोलते हैं कि जब एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना वो बहुत छोटा होता है गैस के प्रेशर से, बहुत छोटा रहेगा गैस के प्रेशर से। ठीक है, गैस के प्रेशर से बहुत छोटा रहेगा। तो ये सारे फॉर्मूले थे आपके इरिवर्सिबल। तो इरिवर्सिबल के लिए आप लोग बिंदास एक फॉर्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इरिवर्सिबल इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा। अगर वो बात कर देगा वैक्यूम की, अगर वो बात कर देगा वैक्यूम की या फ्री एक्सपेंशन की, तो आप आंसर क्या लिख के लाओगे? जीरो। आपका आंसर क्या लिख के लाओगे? जीरो। सबको आया समझ में बच्चे लोग? तो बच्चे लोग हमने यहाँ पे दो कैटेगरी सीखी। ये दो कैटेगरी हमें हमेशा याद रखनी है। अगर मैं बात करता हूं वर्क डन की, सब ध्यान से देखेंगे इसे। एक होता है वर्क डन रिवर्सिबल और एक वर्क डन होता है, हम देखेंगे, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन के। रिवर्सिबल के लिए तो आपने सीखा ही -2.303 NRT log V2 बाय V1। और वर्क डन इरिवर्सिबल P एक्सटर्नल माइनस इंटू डेल्टा V एंड जीरो। ये थी पहली कैटेगरी, ये थी सेकंड कैटेगरी, और इसमें एक ही कैटेगरी थी। तो आपको याद रखना है ये सारे फॉर्मूले रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए और ये है आपका इरिवर्सिबल के लिए। तो बच्चे लोग हमने अभी तक 3 थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस पढ़े, जिसमें पहला थर्मोडायनामिक प्रोसेस था, आप ध्यान देंगे एक बार, थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे देते हैं, आइसोकोरिक के लिए निकाला हमने, क्योंकि पता है ये पूरे टॉपिक में आपसे थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स निकलवाएगा, पूरे टॉपिक में थर्मोडायनामिक पैरामीटर। जैसे आपने आइसोकोरिक के लिए निकाला वर्क डन जीरो, आइसोबारिक के लिए हमने फॉर्मूले यूज किए, फिर हमने डिटरमाइन किया आइसोथर्मल के लिए, ये हमारा फॉर्मूला है आइसोथर्मल के, और एट द एंड फाइनली हमने निकाला आइसोबारिक, क्या नाम है आपका, आइसोथर्मल के लिए रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल का केस था। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे हमारा काम है एडियाबैटिक। अब हम वर्क डन किसके लिए निकालेंगे? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम यहां पे ले लेते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक, या तो आप एडियाबैटिक एक्सपेंशन बोलो या आप एडियाबैटिक प्रोसेस बोलो, बात एक ही है, क्योंकि मैं यहां पे जो भी निकाल रहा हूं वो किसके लिए निकाल रहा हूं? एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए, एडियाबैटिक एक्सपेंशन कर रहा हूं मैं। तो एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर आप लोगों को, मैंने फिर बोल रहा हूं एक बार, अगर आप लोगों ने मेरा वो फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है जहां मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस सिखाए थे, वहां पे मैंने एडियाबैटिक प्रोसेस आपको सिखाया था। तो यहां पे लिखते हैं हीट एक्सचेंज या हीट चेंज क्या रहता है यहाँ पे? जीरो। नो हीट एक्सचेंज, नो हीट एक्सचेंज। अब एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मुझे यहाँ पे कुछ बातें डिस्कस करनी होंगी जो आपके लिए थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी सी नहीं होंगी। वो क्या होंगी? अगर आप देखें कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए आपने लिखा था P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बच्चों लोग ऐसे ही होता है आपका
एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए भी एक रिलेशन, एडियाबैटिक प्रोसेस, पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब पी वन वी वन की पावर गामा एंड पी टू वी टू की पावर गामा। इसे बोलते हैं पॉइजन्स रिलेशन। क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसे? पॉइजन्स रिलेशन। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। अगर बच्चों आप लोग मेरे लेक्चर देख रहे हैं तो मेरे लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको सिखाया था, जहां हीट सिखाई थी मैंने आपको, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी बच्चों, वहीं पे मैंने इसका भी डिस्कशन आप लोगों को कराया था। मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा आपको यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, बहुत थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपको बताया था गामा क्या होता है, पॉइजन्स रेशियो। और बच्चे लोग मैंने आपको ये भी बताया था कि गामा इज इक्वल टू सी पी बाय सी वी, और मैंने ये भी कहा था कि गामा की वैल्यू फिक्स होती है। थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा याद आ जाए, ठीक है। और मेरा लेक्चर अगर आपको पूरा डिटेल में देखना है तो आप मेरा लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, जहां पे मैंने हीट के बारे में सिखाया है। मोनो एटॉमिक, एंड बच्चा लोग डायटोमिक, एंड थर्ड में मैंने लिखा था ट्राई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक, एक ही बात है। यहाँ पे हम लोग पॉली एटॉमिक, और इनके लिए गामा की वैल्यू हमारी कैसी थी बच्चा लोग? फिक्स थी। कैसी थी हमारी? फिक्स थी। तो इसके लिए थी हमारी 5/3, डायटोमिक के लिए थी हमारी 7/5, एंड पॉली एटॉमिक के लिए थी हमारी 4/3। और वहां पे हमने एक चीज और भी पढ़ाई थी आपको, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या सिखाया था बच्चा लोग हमने? डिग्री ऑफ फ्रीडम। आइए, तो अब हमारा काम है बच्चों वर्क डन एडियाबैटिक प्रोसेस में। देखिए, चाहूं तो मैं आपको इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी लिखवा सकता हूं, मैं आपको चाहूं तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट भी निकलवा सकता हूं। मेरे ग्राफ का एक मैं, और इसके बाद जो लेक्चर लूंगा एक बाद, उसमें हम ग्राफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल के लिए। पर फिलहाल हम लोग डिस्कस करेंगे वर्क डन के बारे में। मेरी प्रॉब्लम तो बढ़ जाती है जब मैं इस फॉर्मूले को यहां पे लिख देता हूं, वर्क डन। ये किसके लिए वर्क डन है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक। ये कौन सा वर्क डन है? यहां लिख देते हैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो यहां से मैं आर ए से रिप्रेजेंट कर देता हूं इसको, और आप देख के हैरान हो जाएंगे जब आप देखेंगे इस फॉर्मूले को, एन आर बाय गामा -1 एंड T2 - T1। मैं चाहूं तो इस बात को यही खत्म कर दूं कि बस ठीक है, हो गया, आप लोग इसको लर्न कर लो। भाई नीट तो यही कहता है कि आप इसे लर्न कर लो और आपका काम यहां पे खत्म हो जाएगा। डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आएंगे और आप 2 मिनट में क्वेश्चन को कर दोगे। बट कहते हैं कि मजा नहीं आया सर, एक माइंड में कंफ्यूजन हो गया कि सर ये फॉर्मूला आया कहां से, कहां से आया ये फॉर्मूला। मेरे को भी बहुत ही कंफ्यूजन होता था कि जब तक, जैसे बोहर्स मॉडल था, मैं आपको अगर बोल देता ये रेडियस का फॉर्मूला है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, तो आप क्वेश्चन तो निकाल लेते, पर माइंड में कहीं एक कंफ्यूजन हो जाता कि ये आया कहां से। तो डेरिवेशन देंगे इसका, क्या करेंगे बच्चे लोग? इसका डेरिवेशन देंगे आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है बच्चे लोग, तो आइए अब करते हैं इस डेरिवेशन को, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक। एक बार फिर ये बात बोलूंगा कि अगर आप लोगों ने मेरा लेक्चर गामा वाला, जो मतलब हीट वाला है, नहीं देखा है तो उसको देखिए, लेक्चर नंबर 2 केमिकल थर्मोडायनामिक्स, शिव सेमवाल। उसमें आप देखेंगे कि मैंने गामा के बारे में डिटेल बताया कि कैसा होता है एंड हाउ इट रिलेट्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये सब चीजें मैंने पढ़ाई हैं। चलिए अब आते हैं इस फॉर्मूले पे, ये फॉर्मूला हमारा कैसे आया। तो बच्चे लोग हम तो एक ही बात जानते हैं, बहुत देर से मैं एक बात कह रहा था कि ये फॉर्मूला हम कहीं भी लगा सकते हैं, ये फॉर्मूला हम कहीं भी लगा सकते हैं। अब हम सब जानते हैं कि भाई पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब मैं बोल सकता हूं P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। अब यहां पर मैं लिख देता हूं V1 और यहां लिख देता हूं V2। P एक्सटर्नल की जगह लिख सकता हूं मैं K अपॉन V की पावर
v की पावर गामा इंटू dv। क्या हो जाएगा? v की पावर गामा। थोड़ा सा बोर करेगा, नींद भी आएगी आप लोगों को, बट हमें सोना नहीं है क्योंकि इस डेरिवेशन को हमें सीखना है। बच्चे सोचते रहे सर क्या डेरिवेशन करा रहे हो, बट डेरिवेशन तो करना बनता है ना। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है क्वेश्चन को करने का। V2 ये आएगा। अब हम क्या काम करते हैं, यहां से k इंटू dv बाय v की पावर गामा लिख लेते हैं। तो जब मैं इसका इंटीग्रेशन देखूंगा तो देख सकते हैं माइनस का k को हम बाहर ले जाते हैं, यहां लिख देते हैं हम v1, यहां लिख देते हैं v2। तो v की पावर माइनस गामा dv, ये हमारा रिलेशन आएगा। अब मैं जब इसका इंटीग्रेशन खोल दूंगा, नेक्स्ट पेज पे मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो आप देखेंगे यहां से वर्क डन आ जाएगा माइनस का k और ब्रैकेट में v की पावर माइनस गामा प्लस 1 v की पावर माइनस गामा प्लस 1 अपॉन माइनस गामा प्लस 1 और लिमिट हो गई आपकी v1 से लेके v2 तक। बहुत ही बढ़िया है। और अगर मैं अब इसको रिलेशन को देखना चाहूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं वर्क डन माइनस का k अपॉन 1 माइनस गामा, 1 माइनस गामा, और यहां पे आपका आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, v की पावर v की पावर माइनस गामा 2 प्लस 1 माइनस v1 की पावर माइनस गामा 1, सॉरी ये गामा 2 हमने यहां गलती से लिख दिया, इसको हटा देते हैं यहां से, प्लस 1। यहां से वर्क डन आया k अपॉन गामा माइनस 1 और ये बना आपका v2 की पावर माइनस गामा इंटू v2 माइनस v1 की पावर माइनस गामा इंटू v1। अब यहां पे इसको छोड़ दो, इसके आगे तो आपको समझना ही पड़ेगा, इसके आगे तो आपको समझना ही पड़ेगा। आपने पढ़ा पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के। क्या पढ़ा आपने? पी वी की पावर कॉन्स्टेंट के। आप एक काम कीजिएगा, इस के को हम अंदर भेज देते हैं यहाँ पे, तो हमारे को समझना ज्यादा इजी होगा। आइए देखिए, के और यहाँ पे आ गया, तो आप जब देखोगे यहां से के की वैल्यू पुट करो, के की वैल्यू W इज इक्वल टू 1 अपॉन गामा माइनस 1। के की वैल्यू क्या आएगी? P2 V2 की पावर गामा V2 की पावर माइनस गामा इंटू V2। बहुत ही उलझ सा गया है, सबको लग रहा है, पर बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है। इंटू V1 की पावर माइनस गामा इंटू V1। अब देखो कितना अच्छा लगेगा जब हम देखेंगे इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, तो नेट आपका आंसर बचा 1 अपॉन गामा माइनस 1 और यहां बचा P2V2 माइनस P1V1, P2V2 माइनस P1V1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। अभी जब आप इसके नेक्स्ट स्टेप में जाओगे तो वर्क डन आपके पास आएगा 1 अपॉन गामा माइनस 1, तो आपने ये प्रूफ किया था P2 V2 माइनस P1V1। अब एक बात तो बताओ मुझे, P2 V2 की वैल्यू क्या लिखोगे यहाँ पे? तो वर्क डन आएगा NR ब्रैकेट में T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। बच्चे लोग, भले ही आपको ये डेरिवेशन समझ में नहीं आया, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमारे को ये पता लग गया कि ये डेरिवेशन आया कहां से था, ये डेरिवेशन आया कहां से था। यही हमारा सबसे बड़ा डाउट था, यही हमारा सबसे बड़ा डाउट था। तो अगर मैं अब सारे के सारे फॉर्मूले देखूं तो मुझे यहां पे एक ही बात समझ में आई, एक ही बात मुझे समझ में आई है। नंबर फर्स्ट, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन 0।
आइसोबारिक प्रोसेस, मैंने क्या बोला भाई, अगर आप लिखते हैं माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी, और मैंने क्या बोल दिया था आपको, एंड वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी, और लिमिट क्या होगी V1 से V2। इसके बाद बच्चों लोग मैंने आपको बोला आइसो थर्मल प्रोसेस। तो यहां बच्चों लोग मैंने आपको बताया दो कैटेगरी हैं, क्या है यहाँ पे आपकी दो कैटेगरी हैं। वो दो कैटेगरी क्या है, एक तो है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और एक क्या है इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो बच्चों लोग यहां भी मैंने आपको क्या बताया था, दो फॉर्मूले, वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log V2 बाय V1। यहाँ पे T छूट गया है, यहाँ T को हम लिख देते हैं nRT, और यहां हमने क्या बोला था, फर्स्ट केस वर्क डन 0, अगर क्या हो रहा है आपका फ्री एक्सपेंशन, क्या हो रहा है आपका बच्चा लोग फ्री एक्सपेंशन। और नंबर 2 वर्क डन क्या यूज करोगे, माइनस के पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा पी। लास्ट कैटेगरी जो मैंने आपको बताई थी, फोर्थ कैटेगरी, क्या बताई थी फोर्थ कैटेगरी, अभी उसका तो फॉर्मूला भी आपने अभी लिखा हुआ है हम लोगों ने। लास्ट कैटेगरी थी एडियाबैटिक प्रोसेस, और क्या वर्क डन था हमारा nR T2 माइनस T1 अपॉन गामा -1। तो ये था हमारा वर्क डन, हमने हर एक, मतलब अब हमने देखिए हमने पहली कैटेगरी में क्यू भी निकाला हीट, और हमने आपका वर्क डन भी निकाला, हमने सारी कैटेगरीज के लिए थर्मोडायनेमिक पैरामीटर निकाल लिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात को हम समझेंगे। आइए अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चंस। देखिए ये 3 क्वेश्चन मेरे पास हैं, तो आइए सबसे पहले करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन को, अभी जस्ट हमारे सामने लिखा हुआ था, कैलकुलेट द वर्क डन during the process when 1 mole of gas is allowed to expand freely into vacuum, freely into vacuum। मैंने क्या बोला था यहाँ पे वैक्यूम, और आप बोल सकते हो फ्री एक्सपेंशन। मैंने क्या बताया था बच्चा लोग, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पे, वर्क डन क्या हो जाएगा बच्चा लोग यहाँ पे, वर्क डन 0। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस इज गिवन बाय। अब देखो यहाँ पे अक्सर बच्चा टिक करके आ जाता है -2.303 nRT log V2 by V1। नो बच्चा ये नहीं है, इसका आंसर ये है, क्योंकि जब मैं इसे V1 by V2 को लिख दूंगा V2 by V1 तो अपने आप माइनस लग जाएगा, अपने आप माइनस लग जाएगा। समझ में आया बच्चा लोग के नहीं, समझ में आया कि नहीं, देखा उसने क्या किया, V1 by V2 गेम ही बदल दिया, बच्चे का दिमाग वहां तक जाएगा ही नहीं, तो ये सोचना इस बात के ऊपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वर्क डन इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस, देखने की जरूरत ही नहीं है, सीधा डी ऑप्शन, हमें सोचना ही नहीं है इस बात के बारे में कि हमें इतना टाइम क्यों, सीधा हमें टिक करना है इसके ऊपर। समझ में आया आपको, चलिए अब बच्चे लोग ये 3 क्वेश्चन हैं, इन तीनों क्वेश्चंस को हमने फॉर्मूले को रिवाइज कर लिया, हमारे सामने तीनों क्वेश्चंस आ गए। अब हमें आज एक नई चीज और सीखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही, क्योंकि हम लोगों ने Q को सीखा, हमने W को सीखा, अब W को सीखा, अब एक नया टॉपिक आएगा डेल्टा U, डेल्टा E, हम बोलते हैं इंटरनल एनर्जी, लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल जी। बच्चों लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो अगर कोई आपसे पूछे कि अभी तक आपने थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स कौन कौन से पढ़े हैं, तो आप पहला आंसर देंगे हमने हीट पढ़ लिया, हमने हीट में सब कुछ पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा, हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पढ़ा, हमने मोलर हीट कैपेसिटी भी पढ़ा।
अब बात करते हैं वर्क डन की। तो वर्क डन में हमने क्या पढ़ा? वर्क डन हमने हर थर्मोडायनामिक प्रोसेस के लिए पढ़ा, आइसोथर्मल के लिए पढ़ा, आइसोकोरिक के लिए पढ़ा, एडियाबैटिक के लिए पढ़ा, आइसोबारिक के लिए। अब हम पढ़ते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी मेरा सिखाने का रीजन एक ये भी है क्योंकि इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसके लिए आपको इंटरनल एनर्जी का पता होना जरूरी है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं ई से या यू से, दोनों लिखना है। पता लगा मैंने एक लिखा और आपने बोला सर ने तो ये बताया ही नहीं। अब बच्चों लोग, क्या होती है इंटरनल एनर्जी? तो भाई इंटरनल एनर्जी का मतलब ही है इंटरनल, जो इंटरनल है, जो अंदर है, उसको क्या बोलेंगे हम? इंटरनल एनर्जी। तो बच्चे लोग एक बात बताता हूं मैं आपको, आप हैरान हो जाओगे। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी इंटरनल, बहुत छोटे लेवल पे, बहुत मॉलिक्यूल्स, एटम्स, या सिंपल बोलो एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस, छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं उनमें भी जो एनर्जी है इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। एनर्जी ड्यू टू मास भी आप कह सकते हैं इंटरनल एनर्जी। तो अगर हमें बात करें इंटरनल एनर्जी की, तो कहते हैं इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, पता नहीं किस किस एनर्जी का सम है। एक बात बताओ, एक आपके पास सिस्टम है, एक आपके पास क्या है? सिस्टम गैस का। इसके अंदर गैस के छोटे 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 गैस के मॉलिक्यूल्स भी होंगे बच्चों लोग, क्या होंगे? छोटे छोटे गैस के मॉलिक्यूल्स भी होंगे। अब अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो भी एनर्जी होगी वो क्या होगी? आपकी इंटरनल एनर्जी। वो क्या होगी? आपकी इंटरनल एनर्जी। ठीक है। अब यहां पे मुझे आपको एक बात बतानी है कि जो इंटरनल एनर्जी की बात हम लोग कर रहे हैं, अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात जो कर रहे हैं, वो आपको पहले ये भी पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली आ कहां से रही है वो इंटरनल। भाई मैंने आपसे क्या बोला? इंटरनल एनर्जी है क्या? एक छोटे छोटे लेवल पे, बहुत छोटे छोटे लेवल पे कहते हैं इसको। अगर आप लोग इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे कि जो एनर्जी इनविजिबल माइक्रोस्कोपिक एनर्जी ऑन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर स्केल, मतलब बहुत छोटे, मतलब अंदर जो भी एनर्जी है, तो आप उसे बोल सकते हैं, दो तरह से डिफाइन मैं कर सकता हूं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अगर मैं इंटरनल एनर्जी की बात करूं तो वो क्या हो सकती है आपकी? ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन स्ट्रेट लाइन मोशन, आप उसे बोल सकते हैं वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, आप उसे बोल सकते हैं रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ऐसे बहुत सारी होंगी। आपकी पोटेंशियल एनर्जी, हर टाइप की पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की भी हो सकती है, अट्रैक्शन भी हो सकता है, प्लस बाइंडिंग एनर्जी, मतलब हर टाइप की आपकी एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनल एनर्जी। क्या बोलेंगे हम उसे? इंटरनल एनर्जी। कहते हैं कि internal energy is the sum of kinetic energy and potential energy associated with the molecules of an object. Random motion, random motion। तो हम बोल सकते हैं, हम इंटरनल एनर्जी को बोलते हैं इट इज द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी associated with the random motion of the molecules of an object, of an object। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, हमेशा याद रखनी है। अब आप कहोगे सर एक सिस्टम के अंदर एक मॉलिक्यूल एटम्स तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितनी एनर्जी होगी, हम कैसे निकालेंगे? तो बच्चा लोग, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। आप एग्जैक्टली इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते, और हमें कोई जरूरत भी नहीं है उसको निकालने की, हमें कोई जरूरत भी नहीं है उसको निकालने की। हमें तो चाहिए ओनली चेंज इन काइनेट इंटरनल एनर्जी। हमें तो चाहिए ओनली चेंज इन
इंटरनल एनर्जी, हमें तो सिर्फ इसकी जरूरत है। हमें तो जरूरत किसकी है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी की। भाई इनिशियल क्या है और फाइनल क्या है? भाई मैंने आपसे कहा कि एक सिस्टम है, वो पी से लेके ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। आइए समझ लीजिए इसको, और अच्छा समझ में आएगा। मान लीजिए आप ये ए पॉइंट पे खड़े हैं। कहां खड़े में हैं आप? हाँ, मान लीजिए आप ये ए पॉइंट पे खड़े में हैं, ए पॉइंट पे, और ये है आपका बी पॉइंट। ये है आपका ए और ये है बी पॉइंट। आपने कहा कि मैं तो ए से बी पे ऐसे जाऊंगा, पाथ वन। मैंने आपसे कहा नहीं, मैं तो पाथ पे ऐसे जाऊंगा, पाथ टू। मैंने कहा नहीं, मैं तो ऐसे जाऊंगा, पाथ थ्री। तो भैया वो ये कहता है चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे वो ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, मैं तो सिर्फ देखूंगा ए को और बी को। मैं तो किसको देखूंगा? ए को या बी को। तो उसने पहली बात बोली इसके बारे में, इट इज अ स्टेट फंक्शन। इट इज अ स्टेट फंक्शन। मैंने पहले ही बोला था आपको ये वाली बात। और बच्चों लोग आज फिर बार बार एक ही बात बोलता जाऊंगा एंड तक। हीट एंड वर्क डन आर पाथ फंक्शन, और बाकी सब कैसे रहेंगे आपके? स्टेट फंक्शन। बाकी सब कैसे रहेंगे आपके? स्टेट फंक्शन। इट इज ए स्टेट फंक्शन, तो हम इसे बोल सकते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल कंडीशन। और मैंने बोला था फॉर साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा यू क्या रहेगा? जीरो। मैंने बोला था ऑल द स्टेट फंक्शन विल बिकम जीरो। आइए नंबर टू पे आते हैं। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर आप लोग देखेंगे कि क्या होती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और क्या होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था मेरा केमिकल थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 1, जहां मैंने ये बात समझाई थी आपको। स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात बताई थी आपको कि एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। वहां मैंने लिखवाया भी था और मैंने वहां ये बात मेंशन भी की थी कि ये थर्मोडायनेमिक पैरामीटर अभी आपको समझ में नहीं आएंगे, पर आगे जाके डिस्कस किए जाएंगे कि क्या होते हैं। तो आपको मैंने उसमें बताया था मोल्स, मास, फोर्स, ये सब क्या है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और वहां ये भी बताया था कि एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव इज इक्वल टू इंटेंसिव। मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर, विच डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर। चलिए, अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। ये आपने यहाँ पे पढ़ लिया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, आपको डेफिनेशन ही पता लग गई। इंटरनल एनर्जी के बारे में ज्यादा पता आपको लगेगा जब आप पढ़ोगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या पढ़ेंगे आप लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करने से पहले, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, इंटरनल एनर्जी के बारे में मुझे आपको एक बात और बतानी है। बच्चे लोग, आप कहोगे सर कोई फॉर्मूला तो बताओ, कुछ तो फॉर्मूला होता होगा। तो बच्चे लोग इसका फॉर्मूला होता है डेल यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी। एन सी वी डेल्टा टी जो हर जगह चलेगा आइडियल गैसेस के लिए, ये फॉर्मूला होता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह 100% खरा उतरता है ये फॉर्मूला, एन सी वी डेल्टा टी। यहाँ पे डेल्टा यू क्या है आपका बच्चा लोग? चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एन बच्चा लोग एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। एन बच्चा लोग सीवी क्या है? आपको लगा सीवी याद हो तो मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा टी क्या है आपका? चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन
टेम्परेचर। इसीलिए बोलते हैं आइसो सिर्फ आइडियल गैस के लिए, सिर्फ आइडियल गैस के लिए, बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ आइडियल गैस के लिए, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस डेल्टा यू इज इक्वल टू 0। ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस आपका क्या हो जाता है, वो 0 हो जाता है। अब क्या आपको यहां से प्रॉब्लम है? अगर आप याद करो कि सीवी की वैल्यू क्या होगी, तो मैंने बच्चों लोग अपने हीट वाले चैप्टर में जहां स्पेसिफिक हीट बताई थी, वहां मैंने बोला था CV इज इक्वल टू F/2R, और मैंने आपको बोला था F क्या है यहां पे, डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्या है ये? डिग्री ऑफ फ्रीडम। मैंने बताया था आपको 3 चीज, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक एंड पॉली एटॉमिक। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा है यहाँ पे गामा का वैल्यू और सीवी का वैल्यू। अगर बच्चा लोग आपने देखा हो यहाँ पे, तो मैंने लिखवाया था गामा का, सॉरी एफ का वैल्यू लिख देते हैं यहाँ पे। गामा का भी हम गामा से भी निकाल सकते हैं, ऐसा नहीं है इसको, और क्योंकि हमने एफ लिखा है तो हम एफ का ही यूज करेंगे, एफ का यूज। एफ का यूज करेंगे। तो ये है 3, ये है 5 और ये है 6। तो सीवी का वैल्यू क्या रहेगा? 3/2R। और चलो डायटोमिक के लिए क्या रहेगा? 5/2R। और 6 के लिए क्या रहेगा? 3। अब आप लोग एक बात देखिए, जब हमारे पास सीवी का वैल्यू पता है, मोनोएटॉमिक गैस सबको पता ही है क्या होती है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, डायटोमिक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सो ऑन सारी। और पॉलीएटॉमिक में कौन आएगा आपका? ओजोन, बहुत सारी, सल्फर, जिसमें मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, तो यहां पे हम लोगों ने सीखा। अब ये फॉर्मूला, ये बात भी याद रखनी है आपको। अब आप कहेंगे सर ये फॉर्मूला आया कहां से, ये फॉर्मूला आपने डेराइव कैसे किया? बच्चों लोग बिल्कुल आऊंगा इस फॉर्मूले के ऊपर, पर अभी नहीं, सिखाना है मुझे फॉर्मूला ये वाला आपको। ठीक है, इस फॉर्मूले को हम लोग सीखेंगे, बट उससे पहले हमें 2 बातें और याद रखनी है। ध्यान से सब इस चीज को नोटिस कीजिएगा। आज हमने 3 थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स हम लोगों ने पढ़े। हमने Q भी पढ़ लिया, हमने W भी पढ़ लिया, हमने डेल U भी पढ़ लिया। आज लेक्चर 3 में हमने केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हमने हीट भी पढ़ा, हमने वर्क डन भी पढ़ा, और हमने चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी पढ़ा। इसके बाद आएगा बच्चा लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या आएगा बच्चा लोग? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ, जिसके ऊपर आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। तो उसको स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियोस भी देखने होंगे। केमिकल थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 1, जिसमें मैंने आपको छोटी छोटी टर्म्स बताई थी, अगर याद हो, सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, टाइप्स ऑफ सिस्टम, पाथ फंक्शन, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट वेरिएबल्स, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा लेक्चर 2 एंड आज का लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 2 में मैंने सारी हीट बताई है और वर्कडन बताए हैं, और आज के मैंने आपको वर्कडन हर प्रोसेस के लिए निकाल के बताए हैं। ठीक है, मैं होप करता हूं सबको मेरा आज का लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चे लोग, देखिए इसको और डिटेल में सीखिए। वो देखने से पहले हम लोग थोड़ा एक चीज और समझ लेते हैं। बच्चे लोग, ये हमारी अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, यहाँ से आप इसे डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद आप जाएंगे बच्चे लोग प्लस में, और प्लस से आप जाएंगे नीट जी में, और नीट यूजी के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ से मिल जाता है सब्सक्रिप्शन। बच्चे लोग, ये मेरा कोड है, आप इस कोड का यूज करें। इस कोड के क्या बेनिफिट्स हैं? ये कोर्सेज है हमारे पास 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ। बच्चे लोग, अगर ये 12 मंथ का जो कोर्स है, ये है क्लास 12th के लिए, मैं यूजुअली प्रेफर करता हूँ, एंड ड्रॉपर्स के लिए। एंड 24 मंथ का है 9th, 10th एंड 11th क्लास के लिए। अगर बच्चों आप मेरे कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलता है डिस्काउंट फॉर 1 ईयर। आफ्टर डिस्काउंट यू हैव टू पे 34,200 रुपीज, और 2 ईयर्स के लिए है हमारा
58,500 रुपीज। बच्चा लोग ये मेरा कोड है, इस कोड का यूज करना बिल्कुल ना भूलें। और मैंने जो आपको आज टॉपिक सिखाया है उस टॉपिक पे थोड़ा सा जरा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हीट, वर्क डन एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट थर्मोडायनामिक्स के लेक्चर में आएंगे, जहां पे हम पढ़ेंगे केमिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यहां से आपको काफी नई चीजें सीखने को मिलेंगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, उससे पहले मैं एक बार थोड़ा सा बच्चों को चीजें बताना चाहूंगा, ताकि एक बार वो आपके बार बार बोल बोल के मैं आपको लर्न करवाना चाहता हूं। ये वर्क डन हमने पहले सीखा, आइसोकोरिक के लिए, आइसोबारिक के लिए, देन आइसोथर्मल में दो कैटेगरी थी, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। उसके बाद हमने उसका डेरिवेशन किया। डेरिवेशन करने में ये दो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। ये एक्सपेंशन का केस है और ये कंप्रेशन का केस है। आगे बढ़ते हैं। ये इरिवर्सिबल के लिए हमने निकाल दिया डेरिवेशन, दोनों बातें समझाई। एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए मैंने आपको नया रिलेशन बताया, पीवी गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये हम पढ़ा चुके हैं गामा के बारे में। और उसके बाद बच्चा लोग एट द एंड हमने पढ़ी इंटरनल एनर्जी। तो बच्चा लोग मुझे लगता है घर से आप लोग इसका रिवीजन कीजिए। जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जहां पे हम लोग सीखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन इट। ये सब हम लोगों को सीखना है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।